दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलीग्स हम लोग सब अभी आए हैं। बहुत विस्तृत, यू आर डिस्टर्बिंग एवरीबॉडी। भैया बोलो मत, आप ही नहीं, हमें बाकी भी लोगों को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे सभी मित्र, वरिष्ठ नेता, आप सबको जानते हैं। पटोले साहब हैं, गुरदीप जी हैं, मुकुल जी हैं, पवन जी हैं, प्रवीण चक्रवर्ती जी हैं। हम लोग सब अभी बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से वार्तालाप करके आए हैं चुनाव आयोग से। लगभग 1.5-2 घंटे बाद चली है, 1.5-पौने 2 घंटे। कई बिंदुओं पे वार्तालाप हुआ। हमने बड़े स्पष्ट रूप से हमारे बहुत गंभीर मुद्दे उनके सामने रखे। संक्षिप्त में बात यह है कि हमारा उनके सामने जाना संवैधानिक पारदर्शिता के आधार पर है। आप जानते हैं कि चुनाव समतल ज़मीन पे न हो तो गणतंत्र और लोकतंत्र पे आघात होता है और वो सीधा बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है। इसलिए हमने कहा कि पारदर्शिता, विश्वास और लोकतंत्र के इंटरेस्ट में ये वार्तालाप होना चाहिए। और इसका मुख्य बिंदु था कि जो हमारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं उन पे आपको डेटा रिलीज़ करना चाहिए, तथ्य देने चाहिए, उसका अवलोकन और उसका निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। 3 या 4 मुख्य बिंदु थे। पहला था कि किस प्रकार से लाखों, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का, वोटर्स का घटत हुई है, कमी हुई है, डिलीशन हुआ है महाराष्ट्र में। हमने कहा है कि इसके जो पर्याप्त फॉर्म होते हैं, इसके एक तौर तरीका होता है, घर घर जाके इसको प्रमाणित करना होता है। उस प्रक्रिया के लिए हमें बूथ वाइज, पोलिंग बूथ वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विस्तृत डेटा चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है। उससे मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा नंबर जो लोगों का डिलीशन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ये हुआ बिंदु नंबर 1। और उसमें हमने ये बताया कि कई बार हमारे सब लोग ज़मीन पे बात करके आए हैं, पटोले साहब यहाँ पर हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, कि कई लोगों ने बताया कि कई डिलीशन एक व्यक्ति के 200-250 फॉर्म भरने के साथ हुए हैं। ये असंभव है। इससे मालूम पड़ता है कि एक साथ सामूहिक रूप से आप विकृत करना चाह रहे हैं चुनाव प्रणाली को। दूसरा हमारा बिंदु था इसी रूप में वोटर लिस्ट में जोड़ना, एडिशंस। और उसमें हमने कहा कि लगभग 5 महीने का जो समय है लोकसभा और असेंबली के बीच में, उसमें लगभग 47 लाख यानी 50 लाख से 3 लाख कम वोटरों का जोड़े गए हैं, एडिशन हुआ है। इसका औचित्य क्या है? इसके फॉर्म्स कहाँ हैं? फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो। इसका डोर टू डोर वेरिफिकेशन कैसे है, किस आधार पे हुआ है? हमको वो रॉ डेटा चाहिए। हमारे विभाग में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उसका रॉ डेटा का निष्कर्ष हम अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन वो रॉ डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी मांग की। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कि चुनाव आयोग के खुद के दिए हुए आंकड़ों के आधार पर, एक सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण लिया जाए तो 3 आंकड़े आते हैं। 58.22% वोटर टर्नआउट 5 बजे, 65.02% वोटर टर्नआउट 11:15 बजे रात को, 11:30 बजे रात को, और अंतिम आंकड़ा अगले 2 दिन बाद 67% या 67 से थोड़ा ऊपर, यानी 7% लगभग का फर्क। हमको जवाब मिला, बड़ा विस्तृत रूप से बहुत सौहार्द के साथ बातचीत हुई। हमको जवाब मिला कि साहब वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और जो 17C का फॉर्म है वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन हमने उनसे इसका पुष्टिकरण मांगा है और इसके लिए रॉ डेटा मांगा है, नहीं तो ये 7% पूरा खेल चुनाव का बदल सकता है। और अंत में मेरे मित्र ने, प्रवीण जी ने कई आंकड़े दिए जो हमने रखे उनके समक्ष। वो बताते हैं कि 118 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 118, जहाँ की 25,000 या उससे ज़्यादा बढ़त हुई है पोलिंग में, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच में। 118 और 25,000
की बढ़त, यानी काउंट जिन लोगों ने पोल किया, ये एक अप्राकृतिक बढ़त है, अननेचुरल है और अधिकतर इन्हीं 118 में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय हुई है। 118 में से 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ये एक बिंदु बता रहा हूँ, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, इस प्रकार के और कई बिंदु। ये बात सही है कि विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है। जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के कोनों में है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपके सामने रखा जाए, चुनाव आयोग के सामने रखा जाए। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जवाब आएंगे, ऐसे आंकड़े आएंगे जो हर प्रकार से पारदर्शिता की कसौटी को मिले और अविश्वास को हटाएं। Friends, I'll be very brief. You can see I have a distinguished delegation with me. We have Mr. Mukul Vasnik, Mr. Pawan Khera, Mr. Praveen Chakravarti, the PCC President from Maharashtra, Mr. Patole, Mr. Gurdeep Singh. We have spent a lot of time, just under 2 hours or 1.5 hours with the Election Commission. We've had a discussion in a very cordial, constructive, positive atmosphere. I started by telling the Commission that ultimately we are furthering the cause of democracy because an uneven, non-level playing field for elections directly affects and undermines the basic structure of the Indian Constitution, which, as you know, does not allow even a constitutional amendment to affect the basic structure. We said that we are here before you, A, in a constructive spirit, B, in the interest of transparency, C, to reduce the trust deficit, and ultimately our first step is to get disclosure of large volumes of raw data. Once we have the raw data, we will be able to give our own conclusions and further analysis will follow. 3 or 4 main issues we raised. Issue number 1 was the large numbers of deletions from voter lists in the Maharashtra elections in the 5-month period between the Lok Sabha elections and the assembly elections. We have questioned the door-to-door surveys which are mandatorily required before you do deletion. We have asked for raw data for the form involved. For deletion it is form 7, for addition it is form 6. We want it booth-wise and constituency-wise. This is vital. This raw data will tell us how there can be such a large number and was it actually preceded by door-to-door checkup. Number 2, under deletion, we have expressed our very grave concern because our ground workers in large numbers have given very, very specific instances and examples of how they have evidence of one individual trying to have 250 forms for deletions projected to the EC. This en masse, blanket, collective deletion applications smacks of great suspicion and distrust. That is something which the Election Commission is obliged to clear. The second point we raised was the converse point of voter additions. We pointed out that in this short time of 5 months, there is roughly 47 lakh addition. Now the Election Commission says it is 39 lakhs. Let us take 39 lakhs. That's not a small number in a 4.5-5 month period. We pointed out here again that you have to establish transparency and reassurance by showing the door-to-door surveys which led to these additions and how you have done it. Give us the raw data. Again, they have promised to do so in writing in the near future. The third issue has been a very important and troubling issue repeated in state after state, but possibly most graphically illustrated by Maharashtra. The Election Commission's own data says, own data, not ours, that at 5 o'clock on the relevant date, 20th of November, the voter turnout was 58%. At 11:30 that night, it was 65.02%. And at the end, 2 days later, it was tallied finally as 66.05%, which is a difference of above or about 7%.
7% in a large state like Maharashtra is a huge number. And the total number we have calculated is just under 76 lakh voters. 76 lakh voters. Now, no doubt the Election Commission, the Chief Election Commissioner, has given us an explanation. He has said that voter turnout is done informally, non-statutorily, not in real time. And he has tried to explain that ultimately the 17C form will give a matching figure and there will be no variation, as is given at different times by the voter app. But we want the raw data, and it still begs an explanation as to how there can be so much of a difference in 3 days, even with the 17C being contemporaneously filled up. Lastly, my friend Mr. Chakravarti has done an analysis, and we gave the Election Commission a sheet showing that astonishingly 118 constituencies, of which the BJP won 102 constituencies, have a additional voter turnout voting of 25,000 persons per constituency in comparison to the figure which voted just 4-5 months earlier in the Lok Sabha. In other words, 25,000 people more voted in 118 plus constituencies, of which the BJP won 102. Now, this is an unchallengeable figure as far as the numbers in the voters list is concerned. As far as the polled votes are concerned, as the polling is concerned, it is unnatural. It is not on any normal pattern of electoral behavior. Again, we need raw data. It is not enough to dismiss it by saying that this is the voters' preferences or this is the voters' wish. These and many other concerns have been expressed. They've promised. Of course, they spent a lot of time orally explaining to us, and we are grateful and thankful to them for that. They will give us a pointed, point-by-point explanation or rebuttal in writing in the near future. And we hope and trust that this will further tremendously the cause of a level playing field, free and fair elections, democracy and basic structure. Thank you. चुनाव आयोग ने कोई डेडलाइन दी है जिसमें कि आपको रॉ डाटा जो आप लोग कह रहे हैं अलग-अलग बिंदुओं पर वो मिल जाएगा, और जो लिखित जवाब की बात कही गई उसका क्या कोई टाइमलाइन दिया गया? इसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती, बहुत जल्दी निकट भविष्य में देंगे, उन्होंने कहा है। आप लोग कितने दिन इंतजार करेंगे इसको लेकर? अभी आगे की बातें क्यों करें, आने दीजिए। आप लोग के पास सर, आप लोग के पास एक आंकड़ा है कि 47 लाख जुड़े हैं लोकसभा चुनाव से विधानसभा। क्या आपने वो आंकड़ा दिए हैं कि कितने डिलीट हुए हैं इन महीनों में? दूसरा सवाल ये है कि 74 या 76 लाख वोट ज़्यादा वोट पड़े हैं जो आपने बताया, और वो परिणाम को बदल सकता है। तो क्या आपके जो कार्यकर्ता था, जो पोलिंग एजेंट से या उनसे फॉर्म 17C का मिलान करवाया है आपने? बिकॉज ये इजी प्रोसेस है, अपने स्तर पे भी जांच कर लें। हमने अपने लोगों से बात करके तो ये सब चीज़ें शुरू की हैं। यहाँ पर लिखित रूप से हमने जो प्रस्ताव रखा है वो समझ के ही तो रखा है। और 47 लाख आप हमारा फिगर कह रहे हैं, खुद चुनाव आयोग मान रहा है कि 39 लाख तो है। आप एक बार, हाँ, डिलीशन वाला उनका ही ले लीजिए फिगर एक बार। नहीं, एडिशन का है, वोटर टर्नआउट पे फिगर है 74, लेकिन डिलीशन का फिगर है 39 लाख। सॉरी, एडिशन का, एडिशन 39, डिलीशन 5.6।